नेक्स्ट बात करते हैं अपने स्प्रिंग फोर्स की। देखो, दुनिया में बाकी लोग जो स्प्रिंग की बात करते हैं उनके लिए वो सुहाना मौसम है। स्प्रिंग का जो सीज़न आता है, बसंत जिसको बोलते हैं, या फिर वो पानी का झरना है जो ऊपर से नीचे गिरता है, या फिर हॉट स्प्रिंग होते हैं जो नीचे से गर्म पानी आता है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, हमारे लिए स्प्रिंग है वो मेटल की वायर जिसको गोल गोल घुमा के हमारे लिए स्प्रिंग बना दिया गया। तो हम यहाँ पे बात करें स्प्रिंग की, ठीक है। तो ये जो आपका स्प्रिंग है, दो पोजीशन में आप स्प्रिंग को रखते हैं। या तो ऐसे पॉपुलर है कि स्प्रिंग को ऐसे रखा हुआ है और मास इस पर लगाया, उसे पकड़ के खींचेंगे या फिर उसको दबाएंगे, या फिर आप स्प्रिंग को ऐसे लटका देते हैं। ये आपका मास है और ये अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा नीचे खिंच जाएगा, ठीक है। अलग अलग साइज, शेप और वैरायटी के स्प्रिंग आते हैं। मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट देने के लिए करूँ तो एक तो ये आपका स्प्रिंग है। सो दिस इज़ हाउ अ स्प्रिंग कैन बी। और उसके अलावा बहुत सारे और अलग अलग तरह के स्प्रिंग आते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू सम सैम्पल्स। तो स्प्रिंग आपका ऐसा भी हो सकता है, मोटू सा स्प्रिंग है और इसको खींचना बड़ा मुश्किल है। ये स्प्रिंग ऐसा भी हो सकता है, ये एक्चुअली स्कूटर या साइकिल के स्टैंड पे लगा होता है। एक ये स्प्रिंग ऐसा भी हो सकता है। सो अलग अलग वैरायटी के स्प्रिंग आते हैं। अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्प्रिंग है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे, सो आपकी जो घड़ी लगी होती है, जो रिस्ट वाली है, बचपन में वाले टॉयज देखे होंगे जो ऐसे जमूरा सा डांस करता है, आप चाबी घुमाएं। कार है, जैसे फॉर एग्जांपल सो आई हैव दिस कार। इस कार को मैंने खींच के ऐसे वो किया। अब इसके अंदर एक स्प्रिंग है। जैसे इस कार के मैं टायर छोड़ूंगा तो ये टायर इसके जो गोल घूमते हैं, वो हुआ ये कि उस स्प्रिंग के अंदर जब आपने इसे पीछे खींचा है तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार का स्प्रिंग है, ऐसे 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 करके। तो जब आपने इसको वाइंड किया है तो स्प्रिंग टाइट हो गया। जैसे छोड़ेंगे, छोड़ के ये भागेगा। ये स्प्रिंग अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक और तरह का स्प्रिंग आता है इस प्रकार। आपने कभी रेलवे ट्रैक पे उसके बगल में खड़े होके या ट्रक के नीचे अगर देखा हो, ठीक है, तो ट्रक के जो टायर होते हैं उस पर एक्सेल लगा होता है, वहाँ पे ऐसा स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। तो ये सारे स्प्रिंग अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो वी वोंट इवन टॉक अबाउट इट। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला आपका स्प्रिंग है। नाउ यहाँ स्प्रिंग फोर्स के लिए जो हम लॉ लिखते हैं उसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। So Hooke was a scientist who gave this law. So Hooke's law. Hooke's law ये कहता है कि F स्प्रिंग जो है that is माइनस के एक्स। इसको हम एज अ रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो माइनस के एक्स है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि जो x है आपका वो है इलोंगेशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। ये आपकी नेचुरल लेंथ से है, मीन पोजीशन से नहीं। मीन पोजीशन वाला जो F इक्वल टू माइनस के एक्स होएगा वो अपना स्प्रिंग फोर्स में आएगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। दैट्स अ डिफरेंट एक्स जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। के आपका कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और के जो है उसकी यूनिट होएगी आपकी न्यूटन पर मीटर। इसको नीचे ले जाएंगे तो न्यूटन पर मीटर आपकी के की यूनिट होगी। के पे अभी डिस्कशन करते हैं जब हम इसको सीरीज़ में या कटिंग और स्प्रिंग की बात करेंगे, सीरीज़ पैरेलल की बात करेंगे तो के पे और डिस्कशन होएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो आपका माइनस के एक्स टाइम्स है। के सम कांस्टेंट, एक्स आपका इलोंगेशन है फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नाउ अगर हमने स्प्रिंग को ये जो आपकी स्प्रिंग है उसको आपने पकड़ के, मान लो ये आपकी नेचुरल लेंथ थी, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी ना। नेचुरल लेंथ क्या होती है एक बार आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हम एक स्प्रिंग की बात करें, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, मैंने अब इसके दोनों मास अपने हाथ में पकड़ लिए। तो ये जो लेंथ है ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब इसके बाद मैंने धीरे 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 मास से इसको जब छोड़ा है तो इसको ऐसे देखोगे तो ये यहाँ पे बैलेंस है। धीरे 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 मैंने जब उसको रिलीज़ किया है तो ये स्प्रिंग हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा खिंच गया है। अब जिस लोकेशन पे बैलेंस है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। और ये जो जितना खींचा है उसके प्रोपोर्शनल होएगा आपका जो स्प्रिंग फोर्स है ना। इससे पकड़ के मैं और ज़्यादा खींच दूँ, इसको और ज़्यादा खींच दूँ तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स और बढ़ा देगा। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी नेचुरल लेंथ से, कि स्प्रिंग में जब आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया हुआ था, कोई भी मास नहीं लटकाया हुआ था, उस टाइम पे जो लेंथ थी उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। अब इस नेचुरल लेंथ से अगर आपने मान लीजिए x 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर आपने स्प्रिंग को पकड़ के इधर खींच दिया है, तो जब आपने इधर खींचा तो उस केस में क्योंकि आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके फोर्स की जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप या इस तरफ आ जाएगी। स्प्रिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा। नाउ अब अगर आपने मान लीजिए स्प्रिंग को, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का,
मान लीजिए स्प्रिंग को आपने इस डायरेक्शन में वो दबाया है तो आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इस केस में आपका एफ एस पी जो है वो पॉजिटिव आई कैप के साथ इधर होगा। पहले ये वाला आपका माइनस आई कैप था, अब ये वाला आपका पॉजिटिव आई कैप है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होगी आपके नेचुरल लेंथ की तरफ, और आपका स्प्रिंग फोर्स हमेशा कोशिश करेगा स्प्रिंग को वापस उसके नेचुरल लेंथ पे लेके आना, बिकॉज नेचुरल लेंथ पे वहाँ पे स्प्रिंग सबसे ज़्यादा रिलैक्स फॉर्मेट में है, क्योंकि उस टाइम पे स्प्रिंग खिंचा नहीं हुआ है, दबा नहीं हुआ है। तो जैसे स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो वो चाहेगा वापस नेचुरल लेंथ पे आना, जब उसको खींचेंगे तो चाहेगा नेचुरल लेंथ पे आना। तो स्प्रिंग फोर्स की हमेशा डायरेक्शन जो है वो आपके नेचुरल लेंथ की तरफ होगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्प्रिंग फोर्स वर्क्स। अगर आपको एफ और एक्स के बीच में अगर ग्राफ बनाना हो तो ये आपका एफ और माइनस के एक्स का जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार जाएगा कि आपका एफ है और ये एक्स है, और ये नेगेटिव स्लोप के साथ आपका ग्राफ बन रहा होगा, और स्लोप की वैल्यू आपको के की वैल्यू दे देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ विल लुक लाइक। छोटी सी एक और कॉन्सेप्ट की यहाँ बात करते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स इसका गलत जवाब देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से जवाब दीजिएगा। सो सिनेरियो ये है कि लॉकडाउन चल रहा है, दो बालक हैं, बालक ए और बालक बी, करने को दिन भर कुछ नहीं था, और उनको मस्ती करते करते घर में सामान ढूंढते हुए एक स्प्रिंग मिल गया। ठीक है, और दोनों ने स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को पकड़ के दोनों खींचने लगे ना। इस बालक ने स्प्रिंग को खींचा x1 और इस बालक ने स्प्रिंग को खींचा अपनी तरफ x2। तो इसने मान लो 2 सेंटीमीटर खींचा, इसने 3 सेंटीमीटर खींचा ना। इस केस में अगर हम बात करें, इसकी वजह से जो आपका स्प्रिंग फोर्स आएगा F1, उसकी वैल्यू हो जाएगी kx1। अच्छा, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव माइनस नहीं बात कर रहे हैं, और जो भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, और इसमें आपके F2 की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इसने x2 खींचा है, वो kx2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। राइट, ये सरासर गलत है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, कृपया करके ऐसे ना करें। राइट, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं होएगा, बिकॉज जो स्प्रिंग आपका है, स्प्रिंग को इसने खींचा 2 सेंटीमीटर, उसने खींचा 3 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग तो एक्चुअली 5 सेंटीमीटर खींच गया है। तो उस केस में आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो आएगा, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो आएगा के x1 प्लस x2। रीज़न, बिकॉज आपका स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में x1 खींचा है, उस डायरेक्शन में x2 खींचा है, तो टोटल स्प्रिंग जो खिंचाव आया है वो x1 प्लस x2 आया है। अगेन डायरेक्शन की बात करें तो इस वाले के लिए फोर्स की डायरेक्शन उधर होएगी, इस वाले के लिए फोर्स की डायरेक्शन होएगी इस डायरेक्शन में, बिकॉज स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहता है, वो वहीं पे रहना चाहता है, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट और द वो सबसे आसान पोजीशन है उसके लिए। जब उसे खींच लेते हैं तो उसकी लाइफ में समस्या आपने पैदा की खींच के, वो वापस नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। ठीक है, सो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उसकी नेचुरल लेंथ की तरफ होगी, इसको ध्यान रखना। नाउ अगर स्प्रिंग फोर्स के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये स्प्रिंग फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब हमने फोर्सेस पढ़ने चालू किए थे, उनके अलग अलग टाइप किए थे, तो वहाँ पे हमने इसको क्लासीफाई किया था। तो स्प्रिंग इज, पहली चीज़ ये है कि स्प्रिंग आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा, स्प्रिंग की फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इट विल बी अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा लेंथ के अलोंग होएगी। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स, जैसे टेंशन की हमने बात की थी, टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग होता है, स्प्रिंग फोर्स भी हमेशा स्प्रिंग की लेंथ के अलोंग होएगा। तीसरा ये है कि जो आपकी स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा एप्लीकेबल है विद इन आपकी इलास्टिक लिमिट पे। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे इलास्टिसिटी का जब चैप्टर पढ़ेंगे। पर इसको यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि जो मान लो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने ब्लॉक्स लटकाए हुए, ये आराम से स्प्रिंग अपना स्प्रिंगी नेचर दिखा रहा है, वो बिहेव कर रहा है ना। इमेजिन करो इसके नीचे मैं आपका हाथी बांध दूँ, ठीक है, ये स्प्रिंग, या मैं लटक जाऊँ, ये स्प्रिंग नहीं रहेगा, पकड़ के बाहर हो जाएगा, इसकी इलास्टिक लिमिट वो सब हो जाएगी, इसका रप्चर पॉइंट आ जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, वगैरह वगैरह, और ये स्प्रिंग आपका स्प्रिंग ही नहीं बचेगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपका विद इन इलास्टिक लिमिट एप्लीकेबल है। सो ये इसकी अलग प्रॉपर्टी है, और ये फोर्स ऐसा है जो कि वेरिएबल इन नेचर है। तो जितना ज़्यादा आप उसको खींचेंगे, एलोंगेट करेंगे, या जितना ज़्यादा आप उसको कंप्रेस करेंगे, आपके स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे कई स्टूडेंट क्लास में कहते हैं कि सर स्प्रिंग फोर्स समझ नहीं आया, स्प्रिंग फोर्स के सवाल सॉल्व नहीं होते, वगैरह वगैरह। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, खुशखबरी है कि स्प्रिंग फोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रिंग फोर्स से। ठीक है, सो खुशखबरी है आपके लिए, स्प्रिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रिंग।
ऑलराइट, और ये तब हम कर सकते हैं व्हेन देयर इज नो मूवमेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं आप इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो अगर आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है तो वहाँ पे आप स्प्रिंग को आराम से रिप्लेस करके रस्सी से रिप्लेस कर सकते हैं, और रस्सी वाले टेंशन वाले सवाल हमें ऑलरेडी करने आते हैं, तो स्प्रिंग के सवाल भी मुश्किल नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एम्स के एग्ज़ाम में एक ऐसा सवाल पूछा हुआ था, मेंस में भी ऐसा पूछा हुआ है कि ये मान लीजिए आपकी ये एम मास है और ये 3 आपके स्प्रिंग बैलेंस लगे हुए हैं। स्प्रिंग बैलेंस होते हैं जो तराजू होती है, जिसमें हम ऐसे पकड़ के उसको सामान नीचे लटकाते हैं और ऐसे करके उठाते हैं और फिर उसका वजन नापते हैं। तो ये सारे मासलेस हैं, और यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 kg का मास लटका हुआ है। सवाल ये रीडिंग तीनों में क्या आएगी, ठीक है, ऑल 3 मासलेस है, तो तीनों में ही रीडिंग जब हम देखेंगे, तो क्योंकि ये तीनों मासलेस है, इसको खुशखबरी ये है कि इसको आप आराम से यहाँ पे टेंशन से रस्सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 10 किलो का वजन है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा 10 किलो का वजन आपने लटका रखा है, रस्सी में टेंशन क्या होगी, तो सिंपल सा हम ये जवाब दे सकते हैं कि टेंशन विल बी इक्वल टू 10G, ठीक है, और रीडिंग जो हो जाएगी अपनी वो 10 kg वेट हो जाएगी। इसकी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि 10 kg वेट क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस रीडिंग आपकी 10 kg वेट हो जाएगी। तो इन तीनों में ही रीडिंग आपकी 10 kg वेट आ जाएगी। राइट, तो स्प्रिंग को आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रिंग से। एक और सवाल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये सिचुएशन दी हुई है, पुली ब्लॉक सिस्टम अपने को ऑलरेडी आता है। ये हमने एक मास यहाँ पे M1 लटकाया, यहाँ पे आपने मास M2 लटकाया, और उस केस में जब हम टेंशन T और T डैश की बात करते हैं तो टेंशन T की वैल्यू आ जाती है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। ये आपकी टेंशन होती है, ऑलरेडी पिछले सेक्शन में बात हमने कर ली। तो इस केस में अगर मान लीजिए आपने इस जगह पे यहाँ पे इसको स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस केस में आपका इस केस में एक्सटेंशन कितना होगा, सवाल ये सब कर दिया हमने। हमारा सवाल है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब हमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताना है। अगेन बहुत सिंपल सवाल है। इस केस में क्योंकि आपकी स्प्रिंग है और इसमें स्प्रिंग का एक्शन अगर ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, बिकॉज उन सिचुएशन में जहाँ पे ऐसे चम होने लगेगा या पीरियोडिक मोशन होने लगेगा, स्प्रिंग ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होएगा, अगर वो केस है तब नहीं कर सकते, बट अदरवाइज यहाँ पे आप इसको स्प्रिंग को बड़े प्यार से रस्सी से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस केस में हमें पता है टेंशन इतनी होगी। इसका मतलब ये है कि आपका FSP will be equal to tension will be equal to 2m1 m2 divided by m1 plus m2g, और यहाँ पे आप FSP को लिख सकते हैं this will be equal to kx will be equal to 2m1 m2 divided by m1 plus m2g। x की वैल्यू में बतानी है तो इसको पकड़ के k से डिवाइड कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है। दैट्स इट, इसमें और कोई कहानी नहीं करनी। अगर मान लीजिए यहीं पे स्प्रिंग जो है, मान लीजिए मैं एक और सवाल यहीं पे कर देता हूँ आपके लिए। सो मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे स्प्रिंग रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका K डैश है, वो स्प्रिंग आपने यहाँ बना दिया है। तो सिंपल सा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे T डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू 2T आता है अपना, T डैश की वैल्यू 2T होएगी, और ये आपकी T की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो K डैश x आएगा, अगेन यहाँ पे FSP जो सेकेंड वाले स्प्रिंग में होएगा वो उसकी वैल्यू T डैश के बराबर होएगी। इसको आप लिखेंगे K डैश x डैश क्या लेते हैं, will be equal to 4m1 m2 divided by m1 plus m2g। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट अच्छा इससे डिवाइड कर देंगे k से, तो डायरेक्ट आपकी x डैश की वैल्यू आ गई। तो जहाँ पे भी आपका स्प्रिंग ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं कर रहा है, स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम है, वहाँ पे आप स्प्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं आपके स्ट्रिंग से। तो ये सारे सवाल जहाँ भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वहाँ पे बड़े प्यार से आराम से आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज टेंशन वाले सवाल ऑलरेडी हमें करने आते हैं। तो सिचुएशन और देख लेते हैं यहाँ पे स्प्रिंग के। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेरियो ये है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन, थीटा एंगल है, ये आपका ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग से आपने यहाँ पे ऐसे बांध रखा है। K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, M इसका मास है। सवाल है कि फाइंड एक्सटेंशन, आपके स्प्रिंग में कितना खिंचाव आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे इसको अगर हम रस्सी से रिप्लेस कर दें तो रस्सी की टेंशन अपने को पता है क्या होती है। टेंशन जो आएगी वो होगी आपकी mg साइन थीटा, और इसी टेंशन को आप FSP के इक्वल कर देंगे, यानी कि आपका kx विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा, और आपकी x की वैल्यू आ गई mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय k। ये आपका एक्सटेंशन आ जाएगा स्प्रिंग में।
इसी स्प्रिंग को अगर हमने वर्टिकली लटकाया हुआ था, सो ये आपका स्प्रिंग है, इसको आपने वर्टिकली मान लीजिए ऐसे लटकाया हुआ था, ये आपकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की। अब आपने क्योंकि मास लटका दिया है तो ये यहाँ पे जाके x0 वाली लोकेशन पे पहुँच जाएगा। इस लोकेशन को आप कहते हैं मीन पोजीशन। आपका जो SHM होएगा वो इस मीन पोजीशन के अबाउट होएगा। अब SHM की कहानी हम उस चैप्टर में करेंगे, पर यहाँ जो SHM होएगा उसका ये एम्पलीट्यूड सेपरेट होएगा, वो आपका x0 आपका SHM नहीं है। तो ये जो मीन पोजीशन पे आके रुकेगा, अब हमारा सवाल ये फाइंड x, फाइंड x0 कितना खींचेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इस केस में अगर यहाँ पे जो आपका ये ब्लॉक पहुँच गया, इसका अगर हम इक्विलिब्रियम ये सिचुएशन है, यहाँ पे अगर हम इसका FBD बनाएंगे तो नीचे तो इसके फोर्स लग रहा है mg और ऊपर आपके फोर्स लग रहा है kx, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं kx0 विल बी इक्वल टू mg, विच इम्प्लाइज x0 विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई k। इतना एक्सटेंशन आपके स्प्रिंग में आएगा। ठीक है, इसी को अगर डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर ये आपका स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की लेंथ अभी ऐसे मैं यहाँ फिक्स कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। इस स्प्रिंग के ऊपर अगर मैंने एक ब्लॉक लटकाया तो एक ब्लॉक लटकने के बाद ये पहले स्प्रिंग मान लीजिए यहाँ तक था, अब उसके बाद ये हल्का सा यहाँ खींचा है। अगर मैंने एक ब्लॉक और लटकाया इसके ऊपर तो एज यू कैन सी, मेरे ख्याल है आपको दिख रहा है, तो अब एक स्प्रिंग एक और लटकाया तो इसकी लेंथ यहाँ से खींच के यहाँ तक आ गई। अगर एक ब्लॉक और लटका दूंगा तो थोड़ा सा ऐसे और खींच जाएगा। तो इसकी x0 की वैल्यू आपके mg पे डिपेंड करेगी, कितना मास आपने लटका रखा है। ऑफकोर्स यहाँ गैस का सिलेंडर लटका देंगे, मैं लटक जाऊँगा तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्प्रिंग और खींचता चला जाएगा। तो ये आपका फिजिकल टू kx से बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं। सो इसमें कोई ज़्यादा खास मुश्किल है नहीं। इन पे एक और सवाल का डालते हैं। सवाल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये आपका एक स्प्रिंग लटका हुआ है पुली ब्लॉक के ऊपर ऐसे, यहाँ आपका मास है मान लीजिए m और यहाँ पे आपका मास है मान लीजिए 2m और ये स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसमें एक्सटेंशन आया x1। ये दूसरा आपका स्प्रिंग है जिसको आपने ऐसे लटका रखा है, यहाँ पे आपका ये स्प्रिंग है और यहाँ पे मास ले लेते हैं 3m और इसको कह देते हैं यहाँ पे 4m। ठीक है, ये आपका k2 है और x2 है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, एक्सटेंशन आपका x2 आया है। हमारा सवाल ये फाइंड x1 डिवाइडेड बाय x2, x1 x2 का रेशो बताना है k1 k2 की टर्म में। अगेन सिंपल सवाल है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो टेंशन आपकी मान लीजिए T1 आएगी, यहाँ पे आपकी टेंशन T2 आएगी, यही आपके FSP यानी कि K1 x1 के बराबर होएगी और यही टेंशन T2 जो आएगी ये K2 x2 के बराबर होएगी। राइट, अगेन यहाँ पे आपको पुली ब्लॉक सिस्टम के फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अदरवाइज टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। फॉर्मूले याद है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, निकालना हो करना तो हमें आता ही है। ठीक है, सो इस वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो आपकी टेंशन आएगी T1 यानी कि डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा K1 x1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 यानी कि m मल्टीप्लाइड बाय 2m डिवाइडेड बाय m प्लस 2m। ठीक है, जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम कह रहे हैं T इज इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g होता है। पिछली क्लास में पिछले सेक्शन में हमने इसको ऑलरेडी डिराइव करके देखा हुआ है। सो ये आपकी इंटू जी, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। थोड़ा सा इसको सजा लें तो आप लिख सकते हैं K1 x1 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m, एक m कैंसिल कर देते हैं, एक m और एक m कैंसिल हो गया जी। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेकंड उसके लिए हम सेम फॉर्मूले से इक्वेशन लिखेंगे। हम कह सकते हैं K2 x2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 3m मल्टीप्लाइड बाय 4m डिवाइडेड बाय 3m प्लस 4m इंटू जी। ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो K2 x2 जो है वो आ जाएगा आपका ये हो गया 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7m, एक m कैंसिल कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय जी। इन दोनों का हमें रेशो निकालना है तो ये आपकी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है, अब हम कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। सो आपका K1 x1 डिवाइडेड बाय K2 x2 ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, विल बी इक्वल टू 4 बाय 3 mg मल्टीप्लाइड बाय इसको उल्टा कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाय 24 mg। सो mg mg कैंसिल हो जाएगा,
एक 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा, 6 चौक 24 6 और इंटू 18, तो आपका विच इम्प्लाइज k1x1 डिवाइडेड बाय k2x2 ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय कितना बचा था 6 6 से 18 और k1 k2 को अगर हम उधर ले जाएं तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा x1 बाय x2 विल बी इक्वल टू 7 बाय 18 k2 बाय k1, ये जाके रिवर्स हो जाएंगे। सो ये आपका फाइनल आंसर है। देखने में टफ लगता है सवाल, बट एक एक स्टेप लगा के हमने किया है। सो डायरेक्ट इस तरह के सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कटिंग ऑफ स्प्रिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सवाल बनते हैं इसके ऊपर और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाई। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। यहाँ पे हम बात करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग की। ऑलराइट, सो सिनेरियो ये है कि मान लीजिए ये आपका एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसकी लेंथ l है। ये आपका स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को कट करके हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये जिसका लेंथ आपकी हो गई लेट्स से l/2 और स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश आ गया। और सवाल ये है कि इस केस में जो दूसरा भी एक आपका l/2 का स्प्रिंग आ जाएगा और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा। आपके ऑप्शंस हैं, इसको मैं चाहूँगा आप अपने दिमाग में इसका सॉल्यूशन करें। ऑप्शन जो है वो सेम रहेगा। ऑप्शन बी है कि वो 2k हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो k/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग आधी हो गई ना। मोस्टली यहाँ पे जब मैं क्लास में सवाल पूछता हूँ सारे लोग या तो जवाब देते हैं कि सेम रहेगा, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होएगी उसका कांस्टेंट के, तो या तो स्प्रिंग अगर उसको आपने कट करो जो भी कहानी करते रहो तो उसकी वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट उसका सेम रहेगा। ये आंसर गलत है। कुछ लोग कहते हैं सर स्प्रिंग का पहले कांस्टेंट k था, अब आपने आधा कर दिया तो आधा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 हो जाएगा। ये भी गलत है। राइट आंसर इसको होएगा कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा इनफैक्ट। नाउ इस बात को समझते मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे के बाद समझाता हूँ। यहाँ पे जो क्लासेस में मैं समझाता हूँ यहाँ पे तो k जो है आपका वो है कि स्प्रिंग आपका कितना ढीठ है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कितना ढीठ आपका स्प्रिंग है, वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट डिनोट करता है कि कितना ढीठ स्प्रिंग है, ठीक है। इसको हिंदी में ढीठ कह सकते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो कितना स्टबर्न है आपका स्प्रिंग जो है, कितना स्टिफ है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से ये आपका एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट का इसका k है। अगेन ये हम दो स्प्रिंग से एक स्प्रिंग का काम ले रहे हैं, बीच में जो आपका लेंथ है इसको इग्नोर करिएगा। सो इस स्प्रिंग को अगर ये एक सिंगल स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग को अगर मैंने मान लीजिए 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर खींचना है तो मुझे एक सर्टेन जान लगानी पड़ेगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है आपका k वो ये आपका डिनोट करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट k जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट है। आपका कितना लेंथ है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें पर यूनिट एक्सटेंशन के लिए। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको 1 सेंटीमीटर खींचा है या 1 मिलीमीटर खींचा है तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा। नाउ अब अगर मैंने स्प्रिंग को काट के आधा कर दिया, अब ये आधी लेंथ का स्प्रिंग हो गया, तो उसी लेंथ के लिए उसी 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर एक्सटेंशन के लिए मुझे डबल जान लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग का ढीठपना बढ़ गया, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं कि जो आपका स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका लेंथ इज सम कांस्टेंट। उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि k जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट k ये आपका प्रोपोर्शनल है 1/l के। तो अगर आपने लेंथ आधी कर दी है तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। सो इसी को अगर हमने लेंथ अगर 1/3 कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका 3 गुना हो जाएगा। इसी स्प्रिंग को अगर हमने यहाँ पे कट करके ऐसा किया होता कि एक स्प्रिंग बनाया हमने जिसकी लेंथ है l/3, दूसरा स्प्रिंग बनाया जिसकी लेंथ है 2l/3, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। तो यहाँ पे हम कहेंगे k1 इंटू l, तो यहाँ जो आपका कांस्टेंट था k1 मल्टीप्लाइड बाय l/3 विल बी इक्वल टू kl। तो इसका मतलब ये आपका k1 जो है l कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3k। तो k जो है वो आपका 3 गुना ढीठ हो गया है। इसी केस में हम यहाँ पे कहेंगे k2 मल्टीप्लाइड बाय 2l/3 विल बी इक्वल टू ओरिजिनल kl, और यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा तो आपका k2 जो है वो हो गया 3/2 k।
तो यहाँ पे फिर आपकी K की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये आपका 3/2 यानी 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसकी लेंथ जैसे जैसे हम कम करते रहेंगे स्प्रिंग का ढीठपना आपका बढ़ता रहेगा, स्प्रिंग आपको उसी लेंथ के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यानी उसका स्टिफनेस, ढीठनेस या फिर उसका स्टबरनेस बढ़ गया है। तो जैसे जैसे स्प्रिंग आप क्या कट करते जाएंगे छोटे पीसेस में, आपका स्प्रिंग का कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपके सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन की, और फिर इन सीरीज, पैरेलल और मिक्स प्लस कटिंग और स्प्रिंग को मिला के सवाल करेंगे। राइट, सो नेक्स्ट हम ये बात कर रहे हैं सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग का सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डिराइव ही कर लेते हैं वैल्यू। तो ये आपका एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K1 है, दूसरे का कांस्टेंट K2 है। अब आपने इसको ऐसा किया कि दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक सीरीज़ में लगा दिया। अब इसको पकड़ के जब हम खींच रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसका सेम इफेक्ट आ जाए आपका K इक्वलेंट का। ठीक है, सो ये आपने अगर इसको x लेंथ से खींचा है तो इसको जब आप x लेंथ से खींचेंगे तो सेम आपका इफेक्ट आ जाना चाहिए सेम फोर्स लगाने पे। तो हम चाहते हैं इसकी K इक्वलेंट की वैल्यू आ जाए। नाउ इस केस में हम ये कहते हैं कि जब आपने इसको x खींचा है तो ये स्प्रिंग मान लो x1 खींचा, ये मान लो x2 खींचा, और यहाँ पे हम कहेंगे कि आपका जो x1 प्लस x2 है, x1 प्लस x2 दैट विल बी इक्वल टू x, या उसको ऐसे लिख लेते हैं, x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2। नाउ f इज इक्वल टू kx के उससे अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं f जो आपने यहाँ पे इसको खींचने के लिए फोर्स लगाया दोनों केसेस में, f डिवाइडेड बाय k1, k इक्वलेंट विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय k1 प्लस f डिवाइडेड बाय k2। इसका मतलब ये है कि 1 बाय k इक्वलेंट जो है वो 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 के बराबर आ गया है। और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे K1 K2, यहाँ K1 K2 वो आ जाएगा, तो आपका K इक्वलेंट की वैल्यू जो आ गई वो हो गया K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये आपकी K इक्वलेंट की वैल्यू आ गई सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं। सीरीज जो आपका K इक्वलेंट होएगा वो होएगा K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। नाउ इस केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मान लीजिए इसका कांस्टेंट K1 है और K2 है, जो K इक्वलेंट आएगा इसकी वैल्यू दोनों के इंडिविजुअल K से कम होएगी। अगर ये 2 है 4 है तो अगर आपकी वैल्यू जो आएगी वो 2 और 4 दोनों की वैल्यू से कम वैल्यू आएगी। K इक्वलेंट हमेशा कम आता है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार है कि आपने 2 स्प्रिंग लिए, एक का K1 एक का K2, ये आपका कांस्टेंट है। अब इसको पकड़ के आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम चाहते हैं A के इक्वलेंट यहाँ पे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाए। ठीक है, K इक्वलेंट ये आ जाए, सेम इफेक्ट लगाने पे, फोर्स लगाने पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। अगेन यहाँ पे जब हम 2 अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग लगाते हैं तो हम यहाँ पे स्प्रिंग का रोटेशनल इफेक्ट जो है वो इग्नोर करते हैं। 11th-12th में हम उसकी बात नहीं करते, बिकॉज ये 2 अलग अलग वैल्यू के ढीठपने के स्प्रिंग है, तो जब आप खींचेंगे तो एक्चुअली रोटेट हो सकता है। स्प्रिंग K1 मान लो कम है तो हो सकता है ऐसे टिल्ट हो जाए, पर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन इसका कंसिडर करते हैं, रोटेशनल अवॉइड करते हैं। 11th-12th में कभी उसकी कोई बात नहीं होगी। सो इस केस में जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट की ऐसी बात कर रहे हैं तो यहाँ जो आपका फोर्स लगेगा, ठीक है, तो यहाँ जो आपका फोर्स लगा उसको आप लिख सकते हैं F, दोनों केसेस में आपका F बराबर होएगा। F को यहाँ पे आप लिख सकते हैं K1 x प्लस K2 x, दोनों में एक्सटेंशन आपका x आएगा, इसमें भी इस वाले स्प्रिंग में भी x आएगा, विल बी इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा K इक्वलेंट x। तो इसका मतलब हो गया K इक्वलेंट आ गया आपका K1 प्लस K2। ना बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इस केस में। K इक्वलेंट की वैल्यू अगर ये 2 है 4 है, दोनों से ज़्यादा आएगी। तो ये अगर 2 है 4 है तो K इक्वलेंट आपका 6 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू दोनों से ज़्यादा आती है। पिछले वाले केस में दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू से कम रही है। राइट, सो इसको भी यहाँ रिजल्ट लिख लेते हैं। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए K इक्वलेंट जो है वो हो जाता है K1 प्लस K2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। राइट, नाउ अगर इसके बाद एक और केस की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर केस देखने को मिलता है हमें एग्ज़ाम हॉल में। सो सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि हमने ऑनलाइन सिनेरियो ये है कि हमने एक स्प्रिंग लिया
और बीच में एक ब्लॉक लगाया, उसके बाद एक स्प्रिंग ये लिया, ये आपका स्प्रिंग K1 है, ये K2 है, और इसको अब आप पकड़ के फोर्स लगा के X से डिस्प्लेस कर रहे हैं। नाउ सवाल ये है कि ये आपका आप जो कॉम्बिनेशन बना है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है? अगर और मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं है, इन दोनों में से ही एक है, मिक्स पे भी आते हैं, तो ये वाला एक्चुअली आपका ये कॉम्बिनेशन जो है दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका सीधा रिजल्ट आपका K इक्वलेंट जो है वो आपका K1 प्लस K2 हो जाएगा। इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जो ब्लॉक है, जब आपने इसको X धक्का दिया तो इस वाले स्प्रिंग का ढीठपना काम में आया, बिकॉज ये स्प्रिंग दबा, ये वाला स्प्रिंग X से खींचा, तो दोनों को ही आपको एक साथ करना पड़ेगा, इसलिए ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसका K इक्वलेंट ये आता है। मैं यही चीज़ आपको भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सो से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो स्प्रिंग है, राइट। इसी दो स्प्रिंग को अगर मैंने एक स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के इस स्प्रिंग को पकड़ के अब मैंने मान लीजिए ऐसे खींचा, तो मुझे एक सर्टेन काइंड ऑफ जान लगानी पड़ेगी इसको, अगर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर मुझे खींचना है तो, ठीक है। अब इसी में अगर मैंने दोनों स्प्रिंग पैरेलल में लगा दिए, और सॉरी सीरीज में लगा दिए, पहले सीरीज ट्राई करते हैं, दोनों को सीरीज में लगा दिए, तो सेम एक्सटेंशन के लिए मेरे को कम जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर दोनों कॉम्बिनेशन हमने ऐसे किए कि दोनों हमने पैरेलल में लगा दिए, तो दोनों स्प्रिंग आपके, अब मैंने अलाइन, अब ये दोनों स्प्रिंग आप देख सकते हैं पैरेलल में लगा दिए, तो अब इस पैरेलल में लगाने, अब दोनों को खींचने के लिए मुझे दोनों के ढीठपने का, दोनों की स्टबर्ननेस का, दोनों की स्ट्रेंथ का एक साथ मुकाबला करना पड़ेगा, तो मेरी जान डबल हो जाएगी जो मुझे लगानी पड़ेगी। तो इस केस में आपका स्प्रिंग कांस्टेंट जब हम पैरेलल में रखते हैं तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअली बढ़ जाता है, राइट। सो सिंपल सा है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन पे भी आते हैं। सो सवाल कुछ इस प्रकार बनते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, अलाइन। सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनते हैं कि मान लीजिए आपका एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K था, L लेंथ था। अब इसको हमने ब्रेक कर दिया इस प्रकार से कि आपका 4 स्प्रिंग बना दिए, और चारों को जब हमने वो किया तो L/4 L/4 के चारों स्प्रिंग हो गए, अलाइन। अब ये क्योंकि कटिंग ऑफ स्प्रिंग से अगर हम बात करें तो L/4 के जब स्प्रिंग हो गए तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है चारों का इंडिविजुअल कांस्टेंट वो 4K हो जाएगा, ऑलराइट। अब हमने क्या किया, इन चारों को स्प्रिंग को पकड़ के हमने ऐसे करके पैरेलल में लगा दिया। तो इस केस में अब क्योंकि आपके चारों स्प्रिंग पैरेलल में लग गए तो इसका जो K इक्वलेंट आएगा वो आ जाएगा आपका, इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करके 4K प्लस 4K, राइट। सो आपका K इक्वलेंट जो आ गया इस केस में वो आपका 16K आ गया। सो ये आपका K इक्वलेंट जो आपका स्प्रिंग था K कांस्टेंट का, उसको आप 16 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना लल्लू सा स्प्रिंग है, एक्चुअली स्प्रिंग जो आपकी नोटबुक होती है, मैंने स्प्रिंग कहाँ से निकाला है कि आपकी जो स्पाइरल नोटबुक होती है उस नोटबुक वाले उसका स्प्रिंग निकाला हुआ है, तो लल्लू सा स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को अगर मैं 4 पोजीशन में कट करके पैरेलल में लगा दूं तो इससे 16 गुना स्ट्रेंथ का स्प्रिंग आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ स्प्रिंग जिसकी स्ट्रेंथ 16 हो, प्लस अगर 5 में काट लिया तो 25K का बन जाएगा। इसी पे अगर एक और सवाल करें, मैं इरेज कर देता हूँ पहले। अब इसी पे एक और सवाल करें कि मान लीजिए K आपकी लेंथ का, सॉरी K स्ट्रेंथ का और L लेंथ का आपका स्प्रिंग है, उसको हमने 2 पोजीशन में कट किया है। सो पहला तो ले लीजिए L/3 और दूसरा स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट हो गया 2L/3। सो L/3 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका जो K1 आएगा वो हो गया आपका 3K, और इसका जो K2 आएगा वो हो जाएगा 3/2K। अब हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ये आपका स्प्रिंग, ये आपका स्प्रिंग, अब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ना एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे अगेन पहले बात कर ली हमने, दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो ये जब इसको लटकाएंगे तो थोड़ा सा ब्लॉक टेढ़ा रहेगा, बट वैसी बातें हम यहाँ नहीं करते हैं। जितनी भी एक्सटेंशन की वायर है वो हमें एक्स्ट्रा फालतू मिल जाएगी, लेट्स से दैट, ठीक है। सो इस केस में हमने जो इनको पैरेलल में लगाया, तो अब आपका जो K इक्वलेंट हो जाएगा वो K इक्वलेंट हो जाएगा आपका 3K प्लस 3/2K, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 639, सो 9/2K ये आपका स्ट्रेंथ का आपको स्प्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इंक्लूडिंग कटिंग वाले सवाल भी मिला के। चलो अब यहाँ बात कर लेते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन की। तो मिक्स कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए ये आपका एक स्प्रिंग है,
ये आपका दूसरा स्प्रिंग है, ये आपका ब्लॉक लगा हुआ है, आपने एक स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। चारों स्प्रिंग आपके के स्ट्रेंथ के हैं। सो इस केस में अगर देखेंगे ये दोनों पैरेलल और इवेंचुअली सारे पैरेलल, तो आपका के इक्वलेंट जो हो जाएगा, राइट, के इक्वलेंट जो हो जाएगा वो आपका 4K हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल होके ये बन जाएगा आपका 2K, ये बन जाएगा 2K और इवेंचुअली पैरेलल है तो 4K आ जाएगा। मिक्स कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हो सकता है कि ये स्प्रिंग है, उसके बाद ये एक स्प्रिंग है और ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये के है, ये के है और लेट्स से ये भी आपका के है। तो उस केस में ये दोनों क्योंकि पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 2K और उसके बाद ये आपका के है और फिर आपका ब्लॉक है, ये आपका के। इन दोनों का इक्वलेंट अभी क्योंकि दोनों सीरीज़ में आ गए तो इन दोनों का इक्वलेंट आपका हो जाएगा के इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 2K मल्टीप्लाइड बाय के डिवाइडेड बाय 2K प्लस के। ऊपर बनेगा 2K स्क्वायर, नीचे बनेगा आपका 3K, के कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया 2/3K। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अगेन ये 2K है और ये K है, तो जो फाइनल वैल्यू आई वो इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू से कम रहेगी। सो इस तरह से आप मिक्स के भी सवाल यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके स्प्रिंग का, विच इज कॉल्ड लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का आलसीपन। राइट, ये बिहेवियर हमने नोटिस किया है। मैं इसको समझाता हूँ कि ये हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अगेन ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं भी आए तो भी इसके सवाल हो जाएंगे सॉल्व। बट मैं चाहता हूँ अच्छे बच्चों की तरह, आपको गुड स्टूडेंट्स की तरह आपको सारे एक्सप्लेनेशन पता हो कि कब कहाँ क्या क्यों हो रहा है, ठीक है। सो से फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए 2 नन्हे बालक हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, लॉकडाउन चल रहा है, करने को इनके पास कुछ नहीं और इनको एक स्प्रिंग मिल गया और इन्होंने स्प्रिंग से खेलना शुरू कर दिया। नाउ जब इन्होंने स्प्रिंग से खेलना शुरू किया तो ये आपका जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, उन्होंने ऐसे पकड़ा कि यहाँ पे आपका स्प्रिंग जो है यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे इसने स्प्रिंग के साथ एक छोटा सा मास अटैच कर रखा है और उसके बाद इसने स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के दोनों ने खींच लिया। आई एम श्योर बचपन में हो सकता है कुछ लोग अभी भी करते हो, आपने अपने फ्रेंड्स को ऐसे पक्का ब्लैकमेल किया होगा या पक्का ऐसी हरकत की होगी, रबर बैंड लिया और उसके यहाँ हथेली पे या उसकी आर्म पे रखा और ऐसे पकड़ के खींच लिया, फिर कहते बता नहीं तो मैं ये छोड़ दूंगा। वो बता छोड़ दूंगा वाला जो स्प्रिंग को, उसको आपने स्प्रिंग को या जो आपको रबर बैंड जो आपने खींचा हुआ है, वही सेम इफेक्ट यहाँ पे कि रबर बैंड आपने खींचा हुआ है, जैसे आप छोड़ेंगे यहाँ पे उसके हाथ पे चोट लगी, बहुत दर्द होता है, ठीक है। आई एम श्योर आपने ऐसा किया हुआ है, इवन आई हैव डन इट इन माय चाइल्डहुड, ठीक है। सो ये स्प्रिंग को दोनों ने पकड़ के खींचा। इस वाले बंदे ने जो स्प्रिंग पकड़ा हुआ है उसके साथ एक छोटा सा मास अटैच्ड है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक छोटा सा मास है या फिर इसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ऑफकोर्स स्प्रिंग तो अपना यहाँ मासलेस है ही। तो जब ये बंदे ने स्प्रिंग को एकदम से छोड़ा तो यहाँ पे स्प्रिंग मान लो आपके नेचुरल लेंथ से x खींचा हुआ था, तो इस बंदे ने जब अपने स्प्रिंग को अपनी साइड पे जिसने मास पकड़ा हुआ उसने उससे छोड़ा, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी kx डिवाइडेड बाय मास और ये आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। सिग्निफिकेंट वैल्यू का मतलब है कि k मल्टीप्लाइड बाय x, मान लो इसकी वैल्यू 100 आ रही थी, डिवाइडेड बाय मास किया तो कोई एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी यहाँ पे। ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए वाली साइड हो जाएगा। नाउ बी वाले ने जब छोड़ा है तो यहाँ पे आपका ए बी जो है उसको आप लिखोगे एफ डिवाइडेड बाय मास। अब ये मास क्योंकि आपका ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है तो उस केस में आपका ए जो है वो आपका वेरी लार्ज होएगा। अब इस वेरी लार्ज का मतलब ये है कि आपका वेलोसिटी जो है वो फटाफट आपकी यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी स्पॉन्टेनियस आ जाएगी, फटाफट आपकी स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस वहाँ पे आपकी वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी विल टेक टाइम टू डेवलप, ऑलराइट। और इस वाले बिहेवियर को, जो ये वाला बिहेवियर है, इसको हम कहते हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब इसको सवालों में समझते हैं। इसको हम कहते हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। लेजीनेस आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए रात को 8 बजे डिक्लेयर हुआ कि कल से पूरे इंडिया में लॉकडाउन, और एक लेजी बंदा है वो घर से बाहर निकला, कहते हैं लॉकडाउन हो कब,
ठीक है, लॉकडाउन वो वटेवर, सो वहाँ पे आपका लेजीनेस वाला बिहेवियर शो होएगा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन लेजी पीपल इन योर लाइफ, और स्प्रिंग आपका वो लेजीनेस वाला बिहेवियर शो करता है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके ऊपर देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को अपने सवाल सॉल्व करने के लिए। इसका जो मेजर फ़र्क हमें देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में आपने यहाँ पे ऐसे मास लटकाया हुआ था और स्प्रिंग आपने कट कर दी, स्ट्रिंग आपने ये कट कर दी, तो जैसे ही हमने स्ट्रिंग कट की है आपकी टेंशन इंस्टेंटेनियस फटाफट आपकी ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज जो मास लटका हुआ था उसी वजह से आपकी स्ट्रिंग खींची हुई थी। यही सिनेरियो अगर ऐसा है कि ये यहाँ पे एक स्प्रिंग आपने लटकाया हुआ है और ये आपका स्प्रिंग है, उससे आपका मास लटका हुआ है और मान लीजिए ये मास m1 है और ये मास m2 है, और ये रस्सी अगर आपने कट कर दी है तो ये रस्सी जैसे ही कट की तो इसमें तो टेंशन आपकी फटाफट ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज रस्सी में अगेन हमने बात कर ली कि रस्सी में जो आपकी टेंशन है वो इस मास के होने की वजह से है। ये स्प्रिंग आपका जो है ये लेजीनेस शो करेगा और ये स्प्रिंग आपकी ज़ीरो होने में टाइम लगेगा, इंस्टेंटेनियस ज़ीरो नहीं होएगी, इवेंचुअली हो जाएगी। स्प्रिंग की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से, मतलब इसका मास क्योंकि बदल गया तो इवेंचुअली एफएसपी चेंज हो जाएगा, बट उस इंस्टेंट पे जब आपने रस्सी काटी है उस इंस्टेंस पे ये आपका स्प्रिंग इसकी वैल्यू जो है ये ज़ीरो नहीं होएगी, और उस वजह से ये स्प्रिंग जब भी हम इसमें ऐसा वो करते हैं ये स्प्रिंग आपके ऊपर की तरफ झटका मारेगा या ऊपर झटके से जाता है, उसका रीज़न आपका लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग है। और इसके ऊपर सवाल अभी सॉल्व करते हैं। ये सवाल अगेन एक बार फिर कह रहा हूँ जेई में भी आते हैं, नीट में भी ये सवाल पूछे हुए हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आधे मिनट के अंदर अंदर सवाल हो जाते हैं, समझ में ना आए तो इस सवालों में कुछ भी एग्जाम हॉल में आप न्यूटन नहीं बन पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सवाल करने आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस इनकी होनी चाहिए। 2 सवाल कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, 2 का 3 कर लेंगे। ठीक है, सवाल करते हैं, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा सवाल का कैसे किया कैसे हुआ है। सो सिचुएशन कुछ है इस प्रकार कि आपके पहले 2 मास लटकाते हैं, ये आपका मास है जिसको हम m कह देते हैं, उसके आगे रस्सी से स्प्रिंग से आपने m लटकाया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 2m मास लटकाया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको 2m लिखते हैं, इसको 3m लिखते हैं। ठीक है, सो ये 2m है और ये 3m है, डजंट मैटर। ठीक है, सो अगर यहाँ पे अब हम FBD बनाएं बिफोर और आफ्टर का, सो बिफोर और आफ्टर का FBD जब बनाएंगे तो इस वाले मास पे नीचे आपका फोर्स लग रहा है 2mg और ऊपर आपका टेंशन लग रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो इसलिए टेंशन की वैल्यू आपकी 2mg हो जाएगी। राइट, इस वाले आपका FBD बना 2m का। 3m मास का जब FBD आप बनाएंगे तो उस पर नीचे लगी आपकी टेंशन प्लस नीचे लगा आपका 3mg उसका मास और ऊपर लगा आपका FSP। नाउ FSP की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, FSP की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू इन दोनों के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि टेंशन 2mg है तो 2mg प्लस 3mg मिला के इसकी वैल्यू 5mg होनी चाहिए। ये आपका बिफोर का FBD है। नाउ इसको जब हमने आफ्टर हमने क्या किया, उसके बाद इस रस्सी को हमने कट किया है और हमारा सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2। ठीक है, तो इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, दोनों का हमें एक्सेलरेशन बताना है। नाउ जब हमने रस्सी को कट किया उसके बाद आफ्टर की हम कहानी करते हैं, तो आफ्टर है तो इसका जैसे उस इंस्टेंट की बात हो रही है, इवेंचुअली वो 2 सेकंड 5 सेकंड 1 घंटे बाद क्या होगा, नहीं, सिर्फ उस इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो उस इंस्टेंस पे अगर हम FBD बनाएंगे तो आपका जो 2m का FBD बनेगा, यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 2mg और ऊपर वाली टेंशन आपकी 0 हो गई। सो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखें F net इज इक्वल टू MA वाली, तो इसका जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आपका F net इज इक्वल टू MA से F net हो जाएगा आपका 2mg विल बी इक्वल टू 2ma, विच एम्प्लाइज आपका A2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, g डाउनवर्ड्स। तो आपका जैसे ही आपने रस्सी कट की है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स आ गया। नाउ इस वाले ब्लॉक की बात करें तो जो आपका 3m का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्सेज जो लग रहे थे वो आपका टेंशन 0 हो गई, पर इसका 3mg नीचे है और ऊपर आपका FSP जो है वो अभी भी 5mg ही होगा। 5mg इसलिए होगा बिकॉज इसको हम कहते हैं स्प्रिंग बहुत ही लेजी है, उसको किसी ने बताया ही नहीं कि रस्सी कट गई। कहते हैं रस्सी कट गई, कब?
उसके स्प्रिंग फोर्स में चेंज आने में टाइम लगेगा, उस इंस्टेंस में नहीं होएगा। ठीक है, मैं ड्रामेटिक इफेक्ट दे रहा हूँ जस्ट सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ऑलराइट, सो इस केस में हम बात करेंगे अब इसका एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो एफ नेट इसका ऊपर की तरफ हो गया, इसको आप लिखेंगे 5 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू इसका मास है 3ma1। तो इसका मतलब ये है आपका a1 जो आ गया ये बचेगा 2 mg, m से कैंसिल हो जाएगा, a1 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 2/3g अपवर्ड्स। तो ये वाला स्प्रिंग जो है रस्सी कटने के बाद ऊपर की तरफ झटका मारेगा और इस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उस इंस्टेंस पे। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना होता है। इसके बहुत ही आसान सवाल होते हैं बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। एक काम करते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, अगली बार अगले सवाल के लिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करें और खुद करके देखें। सिचुएशन सेम ही ले लेते हैं, डेटा चेंज कर लेते हैं। सो मान लीजिए ये वाला आपका हो गया मास 2m और ये वाला है आपका 5m ले लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका मास है। अब बिफोर एंड आफ्टर का एफबीडी बनाना है और दोनों का एक्सेलरेशन हमने बताना है। सो इस वीडियो को पॉज करो और खुद करके देखो यहाँ पे एक बार। चलो, बिफोर एंड आफ्टर का एफबीडी बनाएंगे तो इस पे नीचे आपका लग रहा है 5 mg, ऊपर आपकी लग रही है टेंशन जिसकी वैल्यू 5 mg हो जाएगी बिकॉज इक्विलिब्रियम है। इसका जब एफबीडी बनेगा तो यहाँ पे नीचे आपका लग रहा है 2 mg प्लस नीचे टेंशन लगी है और ऊपर इसके फोर्स आया है वो आपका FSP होएगा। FSP अगर क्यों इक्विलिब्रियम है तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 7 mg। ये आपका बिफोर का ग्राफ बन गया, बिफोर का एफबीडी डायग्राम बन गया। नाउ अब इसके बाद जब हमने रस्सी को कट कर दिया है तो उस रस्सी को कट करने के बाद नीचे वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो उसका मास होएगा 5 mg और नेट एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए करके। एफ नेट हो गया आपका 5 mg इज इक्वल टू 5 ma विच एम्प्लाइज आपका एक्सेलरेशन जो है वो g डाउनवर्ड्स आ गया। इस वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर आपका FSP लग रहा है, FSP विल बी इक्वल टू 7 mg और नीचे आपकी टेंशन 0 हो जाएगी लेकिन ये 2 mg का मास रहेगा। सो यहाँ पे नीचे आपका जो फोर्स लगा वो हो गया 2 mg। सो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 7 mg माइनस 2 mg विल बी इज इक्वल टू इसका एम ए यानी कि 2 ma। तो लेफ्ट हैंड साइड बची आपकी 5 और ये बचा तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 5/2g अपवर्ड्स। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अब इस केस में एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं अपने सवाल का। सो एक और तीसरा मास यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मान लीजिए एक और स्प्रिंग लगा के आपने यहाँ पे एक और मास लगाया हुआ है, इसका भी हमें एक्सेलरेशन अब बताना होगा। सो मास कुछ ऐसे रख लेते हैं कि ये m है, ये 2m है और ये 3m है, उल्टा भी कर सकते हैं बट डजंट मैटर। ये हमने अब 3 मास लगा दिए और इस बार हमें बताना है एक्सेलरेशन a1, a2 और a3 तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तीनों का एक्सेलरेशन हमें बताना है जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट। तो अगेन बिफोर का एफबीडी बनाएंगे, नीचे से हमेशा चालू करते हैं। तो बिफोर का एफबीडी बनेगा, नीचे आएगा आपका 3 mg, ऊपर आपका FSP लगेगा, FSP की वैल्यू 3 mg हो जाएगी फॉर द सिंपल रीज़न इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे। 2m का एफबीडी बनाएंगे तो 2m का एफबीडी यहाँ बना लेते हैं। कुछ ऐसा बनेगा कि नीचे तो आपका लग रहा है FSP प्लस 2 mg और ऊपर आपकी टेंशन आएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इनके बराबर होएगी। तो ये 3 और 2 मिला के 5 mg आपकी टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसका एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा कि नीचे तो लग रही है टेंशन जिसकी वैल्यू 5 mg प्लस इसका mg और ऊपर आपका FSP और FSP की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 6 mg के बराबर। ये आपका बिफोर का एफबीडी बन गया। नाउ इस वीडियो को पॉज करें और इसके बाद रस्सी कट करने के बाद आफ्टर का वीडियो एक बार खुद बना के देखें। इसके बाद जब एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे अपने 2 स्प्रिंग इन्वॉल्व हैं, दोनों ही महा आलसी हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, और दोनों में आपको सेम इफेक्ट दिखाई देगा। सो नाउ अगर नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे हम, सो इसका एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा कि नीचे तो इसका लग रहा है 3 mg और ऊपर लगेगा आपका FSP। इस FSP की वैल्यू आपकी 3 mg ही रहेगी बिकॉज इस स्प्रिंग को किसी ने नहीं बताया कि रस्सी कट गई। सो ये होएगा 3 mg। सो यहाँ पे अगर हम एफ नेट की बात करेंगे तो एफ नेट आपका 0 है बिकॉज आपका नेट फोर्स ऊपर और नीचे 0 है। तो इसका मतलब आपका A3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इंस्टेंटेनियस ये वहीं रेस्ट पे रहेगा, इसको पता ही नहीं, इंस्टेंटेनियस इसको पता ही नहीं कि अब नीचे गिरना है।
नीचे गिरने की बारी आ गई बिकॉज ऊपर वाली रस्सी कट गई, इसको नहीं पता चलेगा, तो इसका एक्सेलेरेशन उस इंस्टेंस पे 0 होएगा। इवेंचुअली तो नीचे आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि इवेंचुअली हवा में लटके रहे पता नहीं चला तो, ठीक है। अगर ये 2m वाले ब्लॉक का हम FBD बनाएंगे तो इसका FBD कुछ ऐसा बनेगा कि ऊपर लगने वाली टेंशन 0 हो गई और नीचे जो आपका फोर्स है वो सेम फोर्स रहेगा। ये आपका 3 mg फोर्स इसके ऊपर नीचे लगेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसका मास है 2m, तो इसका जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा A2 वो हो जाएगा आपका F नेट डिवाइडेड बाय मास 2m इसका, तो F नेट इसका है 3 mg डिवाइड बाय 2 यानी कि 3/2 g आपका ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा इस वाले ब्लॉक का। अगर इस वाले A1 ब्लॉक की M ब्लॉक की बात करेंगे तो M ब्लॉक का जो आपका वो बनेगा FBD, उसमें ऊपर तो इसके फोर्स लग रहा है ये सेम आपका 6 mg और नीचे आपका फोर्स लगेगा mg, टेंशन एकदम से 0 हो जाएगी। नाउ इन दैट केस आपका A1 जो एक्सेलेरेशन है उसको आप F नेट डिवाइडेड बाय मास कर सकते हैं। सो F नेट हो गया आपका 6 mg माइनस mg डिवाइडेड बाय इसका मास m, यानी कि A1 जो हो जाएगा आपका 5g हो जाएगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, इसलिए ये वहाँ पे झटका ऐसे जो से वो झटका देगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस, अच्छा इस वाले A2 की जो डायरेक्शन आएगी, A2 की डायरेक्शन क्योंकि फोर्स नीचे है तो 3/2 नीचे की तरफ होएगी। सो इस तरह से हम स्प्रिंग फोर्स के कटिंग ऑफ स्प्रिंग के सवाल यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं।